अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है महान लोबिस मॉडल। ये मॉडल एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही है। एमए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट इकोनॉमिक सब्जेक्ट में ये मॉडल लगता है। महान लोबिस मॉडल। महान लोबिस मॉडल पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि महान लोबिस कौन थे। महान लोबिस कौन थे जिनके नाम पर महान लोबिस मॉडल पड़ा। महान लोबिस एक साइंटिस्ट और एक स्टैटिस्टिशियन दोनों ही थे। महान लोबिस एक महान सांख्यिकीविद थे और उन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उनके जन्मदिन पर भारत सरकार 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस भी बनाती है। जब मैंने आपको प्लानिंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं, जिसमें मैंने हर पंचवर्षीय योजना पर बहुत विस्तृत चर्चा की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने कहा था कि कृषि पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित है उसको जिस मॉडल के आधार पर बनाया गया था उसका नाम है महान लोबिस मॉडल। महान लोबिस ने बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पर बहुत अधिक एम्फेसिस किया और इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर बहुत अधिक बल दिया, आयात प्रतिस्थापन पर, पूंजीगत वस्तुओं पर बहुत अधिक एम्फेसिस किया। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान से चल रही है इस मॉडल को 5th 5 ईयर प्लान तक आगे बढ़ाया। हालांकि ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग थे। थर्ड में सेल्फ सफिशिएंसी थी, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें टॉपिक्स में आई, ऑब्जेक्टिव्स में आई। लेकिन फिर भी इनके जो मॉडल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आइए जानते हैं महान लोबिस मॉडल के बारे में। महान लोबिस ग्रोथ मॉडल और हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट दोनों ही बात नाम है इसकी। हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट और महान लोबिस ग्रोथ मॉडल एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान बना तो महान लोबिस मॉडल जो थे महान लोबिस थे, पीसी महान लोबिस, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीसी महान लोबिस, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके मित्र और एडवाइज़र थे, हु वॉज वन टाइम मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। मैंने आपको योजना आयोग के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो योजना आयोग के मेंबर भी रहे हैं ये। इन्होंने एक ग्रोथ मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि बेसिक हैवी इंडस्ट्री को बनाने की ज़रूरत है, उस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। महान लोबिस स्ट्रेटेजी जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने बेसिक हैवी इंडस्ट्री पर बहुत अधिक बल दिया। किस पर? बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज पर बहुत अधिक बल दिया। और ये प्लान जो है वो कंटिन्यू रहा इंडिया में अप टू द 5th प्लान वॉज टर्मिनेटेड बाय द जनता गवर्नमेंट इन मार्च 1978 और जनता गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया इस प्लान को। प्रोफेसर महान लोबिस का सितंबर 1953 का द्विक्षेत्रीय मॉडल हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना के चतुक्षेत्रीय मॉडल के निर्माण का आधार बना। देखिए, यहाँ मैं मॉडल पढ़ाने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रोफेसर महान लोबिस ने सिंगल सेक्टर के लिए, डबल सेक्टर के लिए और 4 सेक्टर के लिए मॉडल दिया है। सिंगल, डबल और 4 सेक्टर मॉडल। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है वो 4 सेक्टर मॉडल पर बेस्ड है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 4 सेक्टर मॉडल पर बेस्ड है। आज हम यहाँ 4 सेक्टर मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल डबल सेक्टर मॉडल डिस्कस करेंगे, द्विक्षेत्रीय मॉडल डिस्कस करेंगे। और जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है वो 4 सेक्टर मॉडल के निर्माण का आधार बनेगा। जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है वो 4 सेक्टर मॉडल के निर्माण का आधार बनेगा। इन द अर्ली 1950s प्रोफेसर पीसी महान लोबिस हैड डेवलप्ड सिंगल सेक्टर, 2 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल। 1950 के आसपास पीसी महान लोबिस ने सिंगल सेक्टर के लिए, डबल सेक्टर के लिए और 4 सेक्टर के लिए मॉडल्स दिए। आउट ऑफ दीज द लास्ट नेम मॉडल इज सेड टू बी हैव इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकंड प्लान। और इनमें से जो लास्ट सेक्टर मॉडल है यानी चतुर्क्षेत्रीय मॉडल है वो किसके निर्माण का आधार बना? सेकंड 5 ईयर प्लान की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण का आधार बना। द मॉडल वॉज ब्रीफली डिस्कस्ड। और ये जो मॉडल है उसको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? पहले सिंगल सेक्टर, फिर डबल सेक्टर और फिर 4 सेक्टर। जो डबल सेक्टर मॉडल है वो 4 सेक्टर मॉडल के निर्माण का आधार बना और जो 4 सेक्टर मॉडल है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण का आधार बना। अब हम बात कर रहे हैं कौन से मॉडल की? सिंगल सेक्टर मॉडल की।
This was the earliest attempt at plan model building in India. This model built in 1951-52. ये जो मॉडल है कब बना? 1951-52 में बना. वेरी क्लोज रिजेंबल्स द हैरोडोमर मॉडल, और हैरोडोमर मॉडल से काफ़ी मिलता जुलता है. 1951-52 में बना है ये मॉडल, एकल क्षेत्रीय मॉडल. महालनोबिस आइडेंटिफाइज 3 वेरिएबल्स. यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, किंतु मैं आपको धीरे धीरे हिंदी में भी पढ़ा रही हूँ. इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नॉलेज मिल जाएगी इससे. महालनोबिस ने 3 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई की, 3 चरों को आइडेंटिफाई किया, 3 चर पहचाने ऐसे जो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में निर्धारक हैं. जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट को निर्धारण करने वाले कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं, उन्होंने बात की. किसने? महालनोबिस ने. कि प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं, अल्फा, बी और पी. साइन है, एक का अल्फा है और एक का बी है, बीटा भी कह देते हैं इसको, और एक का पी है. अब भाई अल्फा क्या है? अल्फा है फ्रैक्शन ऑफ नेट इनकम यूज फॉर इन्वेस्टमेंट. इनकम का कितना भाग हम निवेश के लिए यूज कर रहे हैं. आय का पहला पॉइंट क्या है कि आय का कितना भाग हम निवेश के लिए उपयोग में ले रहे हैं, उसे कहेंगे हम अल्फा. आय का कितना भाग निवेश के लिए उपयोग में ले रहे हैं, उसे कहेंगे अल्फा. दूसरा है द इंक्रीमेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट रेशियो, कि आय का कितना भाग इन्वेस्टमेंट में, आय इनकम का कितना भाग इन्वेस्टमेंट में ले रहे हैं, वो अल्फा है. और इंक्रीमेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट रेशियो का मतलब होता है वर्धमान आय निवेश अनुपात. वर्धमान आय निवेश अनुपात, इसका क्या मीनिंग है? दिस इज इनवर्स ऑफ आयकोर. दिस इज इनवर्स ऑफ आयकोर. आय निवेश अनुपात, इनकम को लिखेंगे. डेल्टा आई का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट. डेल्टा आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और डेल्टा वाई का मतलब है इनकम. वर्धमान का ये साइन हो गया ना, डेल्टा. इंक्रीमेंट का मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा वाई का मतलब इनकम और डेल्टा आई का मतलब इन्वेस्टमेंट. वर्धमान आय निवेश अनुपात. और थर्ड है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंगल सेक्टर मॉडल की. इस मॉडल को दिया है महालनोबिस ने और ये रिजेंबल करता है हैरोडोमर मॉडल से. 1951-52 में दिया गया है. और इन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो की वृद्धि दर कैसे निर्धारित करेंगी. पहला पॉइंट है कि जो नेट इनकम है, जो निवल आय है, उसका कितना भाग हम निवेश में लगाएंगी. दूसरा है वर्धमान आय निवेश अनुपात कितना है, और तीसरा है जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है. ही यूज द फॉलोइंग इक्वेशन. उन्होंने एक इक्वेशन यूज की, y बराबर y0 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस पी एट द पावर t. यहाँ y का क्या मतलब है? y का मतलब होता है पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम आफ्टर टाइम t. पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम आफ्टर टाइम टी. एक इक्वेशन के थ्रू उन्होंने ये तीनों पैरामीटर्स को बताया. इन्होंने कहा कि जो निवल आय है टी समय पर, प्रति व्यक्ति जो आय है निवल समय पर किस पर डिपेंड करती है? y0 इनिशियल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम. शुद्ध राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, शुद्ध राष्ट्रीय आय प्रारंभिक टाइम में कितनी है? अल्फा द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. देखो इसे रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं और निवल आय का कितना भाग निवेश के लिए उपयोग किया ये भी कह सकते हैं. ठीक है. बीटा एडिशन टू नेशनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखो इसमें इसको वर्धमान आय निवेश अनुपात भी कह सकते हैं बीटा को, और ये भी कह सकते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट राष्ट्रीय आय में कितना अधिक बढ़ोतरी हुई एक इकाई इन्वेस्टमेंट करने से. ठीक है. और पी का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दैट मीन्स YT प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल में राष्ट्रीय आय कितनी है? 1 प्लस अल्फा. निवल निवेश कितना हुआ है? निवल निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? और निवेश में वृद्धि होने से इनकम में कितनी वृद्धि हुई है? माइनस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ये एक समीकरण है, आपको याद होनी चाहिए. इट इज़ ऑब्वियस दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम वुड बी डिटरमाइंड बाय अल्फा बी माइनस पी. ये 3 पैरामीटर्स ही मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी? अल्फा बी माइनस पी. महालनोबिस वॉज द व्यू दैट for a reasonably high rate of growth, it was sufficient to raise alpha about
10 to 11% ऑफ नेशनल इनकम। मान लॉबीज ये मानते थे कि हाई रेट ऑफ ग्रोथ के लिए, मान लॉबीज ये मानते थे कि हमें उच्च वृद्धि दर प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना होगा, अल्फा it was sufficient to raise alpha to about 10 to 11% ऑफ नेशनल इनकम। हमें जो राष्ट्रीय आय है उसमें अल्फा का जो परसेंटेज है वो 10-11% बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से इट वॉज सफिशियंट टू रेज अल्फा टू अबाउट 10-11% ऑफ नेशनल इनकम। अल्फा का परसेंटेज 10-11% बढ़ाना चाहिए। देखो सिंपल मीनिंग यहाँ पर ये था कि सिंगल सेक्टर ग्रोथ रेट मॉडल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कैसे डिटरमाइन होगी, इनकम का कितना भाग निवेश के लिए उपयोग हो रहा है, और वर्धमान आय निवेश अनुपात कितना है, और तीसरा जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो रही है। इसको एक इक्वेशन के थ्रू भी समझाया है कि निव्वल राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर किस पर डिपेंड करेगी। निव्वल राष्ट्रीय आय जो इनिशियल टाइम पीरियड पर है, निव्वल निवेश में वृद्धि दर, निवेश में वृद्धि से इनकम के में कितनी वृद्धि हो रही है, और पॉपुलेशन, ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं। ये हुआ सिंगल सेक्टर मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था किसको डिसाइड करने के लिए, आने वाली मॉडल्स को और अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए 2 सेक्टर मॉडल, इसे कहते हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल। पहले हम पढ़ेंगे मान्यताएं। इस लेक्चर में मैं सिंगल सेक्टर और डबल सेक्टर 2 मॉडल्स आपको पढ़ा रही हूँ। सिंगल सेक्टर दोबारा मैंने स्लाइड पीछे करके आपको रिमाइंड करवाया है। डबल सेक्टर मॉडल में अब हम मान्यताएं पढ़ेंगे। इट इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी with no foreign trade. It is closed economy with no foreign trade. अर्थव्यवस्था क्या है, क्लोज है, अर्थव्यवस्था बंद है, यानी फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। डिवीजन ऑफ द इकोनॉमी इनटू 2 सेक्टर्स इज कंप्लीट सो दैट नो एग्जिस्टिंग कैपिटल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अर्थव्यवस्था का जो विभाजन है वो 2 सेक्टर्स में इस प्रकार कंप्लीट हो चुका है कि किसी कैपिटल की आवश्यकता नहीं है एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करने की। अर्थव्यवस्था का विभाजन बहुत अच्छे से हो गया है, कैपिटल को की आवश्यकता नहीं है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भेजें। सेकंड मान्यता ये कहती है। थर्ड मान्यता है इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। निवेश पूर्णतः पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति द्वारा डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है, नोट बाय एनी कंसिडरेशंस रिगार्डिंग रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रतिफल से डिटरमाइन नहीं होता। पूंजी वस्तुओं का कितना सप्लाई होगा इससे ही डिटरमाइन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देयर इज फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन बोथ इन कैपिटल सेक्टर एंड सी सेक्टर। सी सेक्टर मतलब होता है कंजप्शन सेक्टर, उपभोग का क्षेत्र, और के सेक्टर मतलब होता है पूंजी क्षेत्र, यानी 2 क्षेत्र। डबल सेक्टर मॉडल है ना। देखो हमने सिंगल सेक्टर मॉडल में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बात की, और जब डबल सेक्टर मॉडल के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम से स्पष्ट है कि 2 सेक्टर होंगे अर्थव्यवस्था में। एक का नाम है के सेक्टर और एक का नाम है सी सेक्टर। के सेक्टर का मतलब है पूंजीगत क्षेत्र और सी सेक्टर का मतलब है उपभोक्ता क्षेत्र। पूंजीगत क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र। के सेक्टर को कहेंगे कैपिटल गुड सेक्टर, पूंजीगत वस्तु का एरिया, और कंज्यूमर गुड सेक्टर सी सेक्टर। अब देखिए 2 सेक्टर हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों सेक्टर्स में अच्छे से इकोनॉमी को बांटा हुआ है, इसलिए कैपिटल की आवश्यकता नहीं है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर ट्रांसफर करें। और उन्होंने कहा है कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी है, फॉरेन ट्रेड हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक इन्होंने अजम्पशन ली है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल गुड्स की सप्लाई द्वारा डिसाइड होगा। और फिफ्थ जो है उन्होंने कहा है कीमतें स्थिर रहेंगी, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कीमतें क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये कौन सी सेक्टर्स की मान्यताएं हैं, डबल सेक्टर मॉडल की मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये कहती है कि जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली 2 सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला सेक्टर है कैपिटल गुड सेक्टर और दूसरा सेक्टर है कंज्यूमर गुड सेक्टर, और इसीलिए कैपिटल की आवश्यकता नहीं है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर ट्रांसफर करें। दूसरा इन्होंने कहा है कि बंद अर्थव्यवस्था है, फॉरेन ट्रेड नहीं होगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुओं की सप्लाई से ही इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करेंगे। फोर्थ है
कि वही फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन से काम हो रहा है, पूर्ण क्षमता से काम हो रहा है दोनों सेक्टर्स में, कैपिटल गुड सेक्टर में भी और कंज्यूमर गुड सेक्टर में भी। और फिफ्थ है कि कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कीमतें स्थिर हैं। डेवलप्ड इन 1953, जो डबल सेक्टर मॉडल है ये कब डेवलप हुआ? 1953 में डेवलप हुआ। द टू सेक्टर मॉडल मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रेसिव एग्रीगेट टू सेक्टरल प्लानिंग। जो दो सेक्टर मॉडल है ये शिफ्ट हुआ एग्रीगेट प्लानिंग से सेक्टरल प्लानिंग। इकट्ठा प्लानिंग ना हो, किस पे हो? सेक्टर वाइज प्लानिंग हो, सामूहिक प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, सेक्टर वाइज प्लानिंग होनी चाहिए। द एंटायर इकोनॉमी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्टर्स, पूरी इकोनॉमी जो है वो दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गई। द कैपिटल गुड सेक्टर, पहले सेक्टर का नाम है कैपिटल गुड सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम है कंज्यूमर गुड सेक्टर। मैंने आपको एग्जम्पशंस में बता दिया था कि पहला सेक्टर कैपिटल गुड सेक्टर का है और दूसरा सेक्टर जो है कंज्यूमर गुड सेक्टर का है। द टोटल नेट इन्वेस्टमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू टू पोर्शन, जो निवल निवेश है उसको दो भागों में बांटा है, लैम्डा की एंड लैम्डा सी। निवल निवेश को दो भागों में बांटा है, लैम्डा की और लैम्डा सी। लैम्डा का क्या मतलब है? द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वॉज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड, इन्वेस्टमेंट का कितना भाग जो इन्वेस्टमेंट गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट का कितना भाग विच वॉज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। और लैम्डा सी का क्या मतलब है? द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वॉज यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, और इन्वेस्टमेंट का कितना भाग कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। लैम्डा सी ये इन्वेस्टमेंट के भाग को बताता है कि कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लैम्डा की कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। हिंदी में मैं बताऊं आपको तो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश का कितना भाग उपयोग में आएगा उसे कहेंगे क्या? लैम्डा की। और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट का कितना भाग यूज में आएगा उसे कहेंगे लैम्डा सी, उसे कहेंगे लैम्डा सी। लैम्डा के प्लस लैम्डा वन इक्वल्स टू वन, लैम्डा के प्लस लैम्डा सी इक्वल्स टू वन। के क्षेत्र और सी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। लैम्डा के प्लस लैम्डा सी इक्वल्स टू वन, लैम्डा के प्लस लैम्डा सी इक्वल्स टू वन। द वैल्यू ऑफ टू फ्रैक्शन वॉज टू बी सेटल्ड बाय द चॉइस ऑफ प्लानर, ये दोनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है ये किसके द्वारा सेटलमेंट होगा? प्लानर्स के द्वारा सेटलमेंट होगा। द वैल्यू असाइंड लैम्डा की डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिटरमाइन किसकी होगी? सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स टू द कंट्री। इन फैक्ट महान लॉबिस मेन ऑब्जेक्ट टू डेवलप कैपिटल गुड इंडस्ट्री, महान लॉबिस का देखो यहाँ पर ये जो बात कही गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महान लॉबिस का मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप हो, पूंजीगत वस्तुओं की जो उद्योग है वो डेवलप्ड हो और इंडिया इंडिपेंडेंट बने, इंडिया जो है स्वतंत्र बने और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, इम्पोर्ट्स ना हो उसके, एक्सपोर्ट करें। तो ये क्या है? डबल सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने पहले आपको 5 मान्यताएं पढ़ाई, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में बांटा है, पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग क्षेत्र है और एक उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो निवेश का कितना भाग किया जाता है उसे कहते हैं लैम्डा की, और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश का कितना भाग यूज किया जाएगा उसे कहेंगे लैम्डा सी। लैम्डा के और लैम्डा सी की वैल्यू 1 के बराबर होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था को 2 ही सेक्टर्स में बांटा हुआ है। फिर मैंने बताया कि महान लॉबिस का जो उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको बढ़ाना है? पूंजीगत वस्तुओं को बढ़ाना है। पूंजीगत वस्तुओं की बढ़ाने से क्या होगा? भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा और उसे इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कि जो डबल सेक्टर मॉडल मैंने आपको बताया उसका मैथमेटिकल रूप क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही, आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि काफ़ी लंबा है, लेक्चर लंबा हो जाएगा इससे। आप यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका मैथमेटिकल रूप भी समझाऊंगी।
अभी आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा सिंगल सेक्टर मॉडल और डबल सेक्टर मॉडल, अजम्पशंस एंड थ्योरी। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास में जानने को मिलेगा।